नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, एसपीएन के एस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के काइनेटिक्स चैप्टर के ई व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। जैसा नाम से दिख रहा है, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनकी कोटि व अणुसंख्यता के मान भिन्न भिन्न हों। मतलब उसमें सब छद्म ये है कि उसमें अणुसंख्यता कुछ और हो और कोटि कुछ और हो। हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि अणुसंख्यता में और कोटि में फ़र्क होता है ना। ये आवश्यक नहीं है किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता जितनी है अभिक्रिया की कोटि भी वही हो। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि अलग हो और अणुसंख्यता अलग न हो, वो छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनकी कोटि व अणुसंख्यता के मान भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्यतया इन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक की सांद्रता वेग को प्रभावित नहीं करती। तो नॉर्मली होता यह है कि भाई अभिकारक तो दो दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। दो वजह से अभिकारक की सांद्रता वेग को प्रभावित नहीं करेगी। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि अभिकारक आधिक्य में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, या उत्प्रेरक की तरह क्रिया कर रहा हो, या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हो। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तब भी वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, और यदि वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है तब भी वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका उदाहरण, सबसे अच्छा और कॉमन उदाहरण है अम्ल उत्प्रेरित एस्टर का जल अपघटन की अभिक्रिया। ये एस्टर है, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन किया, एसिड और अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है सूडो ऑर्डर अभिक्रिया है। इसमें दो अभिकारक, एक तो जल, क्योंकि जल आधिक्य में होता है और इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो अणुसंख्यता देखने में तो अभिक्रिया दो पर निर्भर कर रही है, एस्टर और जल, दो अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। परंतु क्योंकि जल की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः इसकी सांद्रता से ये अभिक्रिया वेग प्रभावित नहीं होता। तो अणुसंख्यता तो दो है लेकिन कोटि इसकी एक ही है। मतलब अभिक्रिया का वेग केवल इस एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जल की सांद्रता स्थिर होती है। ठीक है। यहाँ पे एसिड भी है, अम्ल उत्प्रेरित है, तो यहाँ पे अम्ल भी ले रखा है, लेकिन चूंकि अम्ल उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है ना, इसलिए अम्ल की उपस्थिति भी अभिक्रिया का वेग को प्रभावित नहीं करेगी, है ना। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेगी, अभिक्रिया वेग इस पर अम्ल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो अभिक्रिया का वेग केवल इस एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, न तो जल की और न ही इस अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब दूसरा पद एक जो है वो अर्धायु और औसत आयु क्या होती है। तो अर्धायु हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब हमने विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ी थी उसमें सबके अर्धायु भी पढ़े थे। तो अर्धायु एवं औसत आयु। अर्धायु क्या होती है? किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता आदि होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। जितने समय में उस अभिक्रिया की क्रियाकारक आधे रह जाएं वो उसकी अर्धायु कहलाता है। अलग अलग कोटि के लिए अर्धायु के मान अलग होते हैं। जैसे शून्य कोटि के लिए अधिकायु का मान है T12 = A/2K प्रथम कोटि के लिए, T12 = 0.693/K, और द्वितीय कोटि के लिए T12 होता है 1/AK। तो अलग अलग कोटि के लिए अभिक्रिया ये अर्धायु काल के मान ये है। ठीक है ना। अब दूसरा पद है औसत आयु। किसी अभिक्रिया के
संपन्न होने में जो समय लगता है, औसत समय, उसकी औसत आयु कहलाती है। औसत एवरेज टाइम, उस अभिक्रिया के होने में जो एवरेज टाइम लगा है, औसत समय जो लगा, वो उसका औसत आयु कहलाती है। और इससे टॉ से, ये टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये औसत आयु टॉ इज इक्वल टू होता है 1/k के बराबर, जहाँ पे k वेग स्थिरांक है, मतलब वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को इनवर्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, विक्रिया की औसत आयु कहलाती है। तो औसत आयु टॉ इज इक्वल टू 1/k। तो अर्धायु काल तो आप जानते हैं, जिसमें अभिक्रिया की क्रियाकारकों की सांद्रता आधी रह जाए, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। और औसत आयु वो समय है जिसमें जो अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु औसत आयु काल में निम्नलिखित संबंध होता है। प्रथम कोटि की अगर बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में औसत आयु अर्धायु का 1.44 टाइम्स होता है ना। औसत आयु बराबर होती है 1.44 इंटू t²। ये इसमें रिलेशन है। तो ये आपको किसी इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि किसी अभिक्रिया की अर्धायु काल इतनी है तो उसकी औसत आयु काल निकालिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल करेंगे तब आप देखेंगे इनको। अब अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक है कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे होता है। जब हमने कोटि की परिभाषा पढ़ी थी तब ये पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। अणुसंख्यता तो एक सैद्धांतिक पद है, थ्योरेटिकल पद है, कि अभिक्रिया सामने लिखी हुई है और उस अभिक्रिया में अगर हम क्रियाकारकों की संख्या गिन लें तो वो उसकी अणुसंख्यता हो जाती है। मतलब थ्योरेटिकली हम अणुसंख्यता बता सकते हैं, परंतु अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रायोगिक पद है, प्रयोगों से निकलती है। तो अभिक्रिया की कोटि निकालते कैसे हैं, उसकी ये विधियाँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो पहली विधि है अवकलन विधि या प्रारंभिक वेग विधि, है ना। पहली विधि को अवकलन विधि कहते हैं। अवकलित जो अभिक्रिया के वेग समीकरण अवकलित रूप है उससे निकालेंगे, इसलिए तो इसका नाम है अवकलन विधि। और इसमें प्रारंभिक वेग का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं। तो ये क्या है, देखिए, किसी सामान्य अभिक्रिया, ये कोई सामान्य अभिक्रिया ली ए से उत्पाद, तो ये बना कोई सामान्य अभिक्रिया है, इसका वेग समीकरण निकालेंगे। तो -d/dt ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू k a⁴n, जहाँ पे n मान लिया हमने अभिक्रिया की कोटि है जो हमें ज्ञात करनी है ना। अब इसका हम लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पे ये लॉग ले लिया तो लॉग -da/dt इज इक्वल टू लॉग k प्लस n लॉग a। यहाँ पे हमने लॉग क्यों लिया है, लॉग इसलिए लिया है कि यहाँ पे कोटि ऊपर घात में है, तो जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ ऊपर घात में या पावर में है तो उसकी वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसका लॉग ले लेते हैं, तो वो आगे लॉग के समीकरण से आगे आ जाता है। अब ये देखिए, ये जो समीकरण लॉग लेने पर जो बना इक्वेशन, ये इक्वेशन सरल रेखा के समीकरण जैसा है। ये y, ये c और ये mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब और यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो है ये पद -da/dt लॉग, ये प्रारंभिक वेग कहलाता है ना। अब प्रारंभिक वेग कैसे निकलेगा, इसे सांद्रता व समय के बाद मध्य वक्र से ज्ञात किया जाता है ना। तो अब इसको तो करेंगे क्या हम कि अलग अलग क्रियाकारक की सांद्रता ए की वैल्यू अलग अलग ले लेंगे, है ना। अलग अलग ए की वैल्यू अलग अलग लेके और अभिक्रिया वो कराएंगे और इसमें ग्राफ खींचेंगे, तो उससे जो हमें ये जो वक्र प्राप्त होगा, ये इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा हमें, है ना। जैसे हमने कोई 2 ग्राम से अभिक्रिया करी, है ना, तो उससे 2 ग्राम से अभिक्रिया करा के
प्रारंभिक सांद्रता मान लो 2 ग्राम है, तो समय और सांद्रता में वक्र खींचेंगे तो इस तरीके का वक्र हमें ये यहाँ पे मिलेगा। अब इसका हम वो प्रारंभिक वेग कैसे निकालते हैं? इससे प्रारंभिक वेग निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये एक मिरर है ना, तो यहाँ पे एक मिरर रखेंगे, मिरर और मिरर में ऐसे देखेंगे ये जो कर्व है इसका ये पूरा सर्कल इस तरीके का हमें मिरर के अंदर दिखे। जहाँ पे इसको मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे ये एडजस्ट इस तरीके का हो जाए तो वहाँ पे इस मिरर की बाउंड्री लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। और ये जो बाउंड्री मिरर को जो लाइन खींची हमने, इसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा, और वो जो स्लोप है उसकी वैल्यू ये -dA/dt होगी। तो ये इसका लॉग, ये -dA/dt प्रारंभिक वेग निकाल दिया हमने, और इसका लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लॉग ये प्रारंभिक वेग हो गए, है ना। इससे समीकरण 2 देखें, समीकरण 2 एक सरल रेखा का समीकरण है, अतः लॉग dA/dt को लॉग a के विरुद्ध आलेखित करने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हमने a के अलग अलग मानों के लिए ऐसे कई सारे a के अलग अलग मानों के लिए ये हमने रेखा खींची अलग अलग मानों में, लेके ये अभिक्रिया कराई, और इस तरीके का हमें समीकरण इन दो पदों में वक्र खींचा, लॉग dA/dt और लॉग a के मध्य, ठीक है। आलेख तो इस तरीके से सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस सरल रेखा का जो ढाल है, ये जो m है, यहाँ पे जो m है, जो प्रवणता ढाल या प्रवणता, ये m ये n के बराबर है ना। तो इसका ढाल मतलब tan थीटा क्या है, n के बराबर, अभिक्रिया की कोटि के बराबर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कोई एक अभिक्रिया ले लेंगे और उस अभिक्रिया को अलग अलग सांद्रताओं पर a के अलग अलग मानों के लिए उस अभिक्रिया को कराएंगे, और उन सब के लिए हम इस पद की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। प्रारंभिक वेग जो है ना, इसकी वैल्यू अलग निकाल देंगे। अब वो जो प्रारंभिक वेग उसका लॉग ले लेंगे और a का लॉग ले लेंगे, इन दोनों के वक्त मध्य ग्राफ खींच लेंगे, तो ये सरल रेखा आएगी। इस सरल रेखा का ढाल जो है वो अभिक्रिया की कोटि के बराबर होगा। तो एक अभिक्रिया को अलग अलग सांद्रताओं पर करा के a के अलग अलग मानों के लिए प्रारंभिक वेग निकाल देंगे, और प्रारंभिक वेग और सांद्रता के लॉगों के मध्य वक्र खींच के अभिक्रिया का, अब चूंकि इस कोटि ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि इसमें अवकलन विधि, अवकलन समीकरण का इस्तेमाल किया गया प्रारंभिक वेग का, इसलिए इस विधि का नाम है अवकलन विधि या प्रारंभिक वेग विधि। दूसरा जो मेथड है वो समाकलन विधि, समाकलन वेग विधि में क्या होता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। प्रथम द्वितीय व शून्य कोटि के वेग समीकरणों में के समाकलित रूपों में x व t के प्रायोगिक मानों को रखकर k के मान ज्ञात कर लेते हैं। जो वेग समीकरण k के एक समान मान देता है वही अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है ना। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। इसमें क्या करते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता x और t के मान रख के देखते हैं, तो जिस वेग समीकरण समाकलित रूप में, जिस समाकलित रूप में जो है ना वेग समीकरणों का, पहले शून्य कोटि के लिए देखेंगे, फिर प्रथम कोटि के लिए समाकलित रूप में इन मानों को रखेंगे a, x और t को। तो इन मानों को रखें, जिस वेग समीकरण से k के मान लगभग समान आए वही अभिक्रिया की कोटि होगी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा मेथड ये है समाकलन वेग विधि। तीसरा मेथड है अर्धायुकाल विधि या आरंभिक आंशिक परिवर्तन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खूब इस्तेमाल भी होती है, और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अर्धायु विधि या आंशिक परिवर्तन विधि, हम ये जानते हैं कि किसी n कोटि का अभिक्रिया के लिए t = 1/a⁴n है ना। t is proportional to 1/a⁴n - 1। क्योंकि प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए t हाफ क्या होता है, t हाफ होता है 0.693/k,
मतलब ए पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1/(a⁴) अपन ऐसे लिख सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता की 0 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से द्वितीय कोटि के लिए टी हाफ क्या होता है 1/a तो a के समान होता है ना। तो इसलिए सामान्य रूप से अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि टी हाफ या किसी आंशिक टी हाफ तो मतलब 50% हो गया। अगर इसको सामान्य रूप से आंशिक कह लें, है ना, आधे की बजाय क्या कहेंगे आंशिक। तो आंशिक जो वो काल है, जो अर्धायु काल है या आंशिक काल जो है वो 1/(a⁴n - 1) के, जहाँ पे n क्या कोटि है। ठीक है, अब ये सामान्य बात हो गई। अब अपन क्या मान लें, माना दो प्रयोगों में प्रारंभिक सांद्रता a1 व a2 हो, है ना। हमने कोई प्रयोग करे, कोई अभिक्रिया कराई, उसमें पहले a1 सांद्रता ले ली, फिर a2 सांद्रता ले ली। ठीक है, तथा किसी निश्चित सांद्रता में परिवर्तन मतलब आधा, अपन आंशिक की बात कर रहे हैं, मतलब मान लो वो आंशिक आधा है का मान पे जो हुए, जितने समय में वो आधा हुए, उसके T1 व T2, जब A1 लिया था तब वो T1 समय में आधा हुआ, और जब A2 लिया था तब वो T2 समय में आधा होता है। तो क्या होगा, T1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/, इस समीकरण से T1 इज इक्वल टू 1/(a1n - 1) तथा T2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/(a⁴n - 1)। अब इन दोनों का भाग लगा दे इसमें, T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये A2 ऊपर आ जाएगा 1/n, तो A2n - 1/(a1n - 1), तो A2/(a1n - 1)। अब चूंकि हमें कोटि याद करनी है और कोटि यहाँ पावर में है, तो इसको निकालने के लिए हम इसका लॉग लेना पड़ेगा हमें। तो लॉग लेने पर log T1/T2 इज इक्वल टू n - 1 log A2/A1। ठीक है ना। अब इसको हम इंटरेस्टेड हैं इसको निकालने में, n - 1 निकालने में, इसलिए n - 1 बराबर log T1/T2 अपॉन log A2/A1। ठीक है, इसको खोल दें। log T1/T2 क्या लिख सकते हैं, log T1 माइनस log T2 अपॉन log A2 माइनस log A1। तो ये हो गया n - 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, n बराबर हो गई 1 प्लस log T1 माइनस T2 बटे log A2 माइनस A1। तो इससे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं तथा प्रायोगिक तौर पे भी ये प्रयोग में खूब ली जाती है। अब एक विधि और है पृथक या विलगन विधि या छद्म कोटि की विधि है ना। जैसे नाम से दिख रहा है, इसको पृथक अलग कर देंगे या आइसोलेट कर देंगे, है ना। अब चूंकि अगर किसी अभिक्रिया में दो क्रियाकारक हों और उसमें से एक को हम आइसोलेट कर दें, अलग कर दें, है ना, तो वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, है ना। तो इस विधि में एक क्रियाकारक को छोड़कर अन्य को आधिक्य में ले लिया जाता है। इस अवस्था में अभिक्रिया की कोटि छद्म कोटि या उस क्रियाकारक की कोटि होगी, है ना। एक को एक्सेस में ले लिया, अभी कोटि में अगर हमने अभी पढ़ा था स्यूडो ऑर्डर में कि अगर एक आधिक्य में ले लेते हैं तो उसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती है। तो इस अवस्था में वो क्या हो जाएगा, छद्म कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इस अवस्था में अभिक्रिया की कोटि छद्म कोटि हो जाएगी, है ना। उसे ज्ञात कर लेते हैं। अब ऊपर जो मेथड है उनमें से किसी से भी ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार अन्य क्रियाकारकों की भी कोटि ज्ञात कर ली जाती है। इन सब क्रियाकारकों की कोटियों का योग अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। तो ऊपर जो हमने मेथड पढ़े थे वो ऐसे पढ़े थे जिनमें एक ही क्रियाकारक था जिसकी कोटि हम डायरेक्ट उससे ज्ञात कर रहे थे। लेकिन
अगर एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ये ए बी सी कई क्रिया कारक हैं, तब इसकी कोटि कैसे निकाल लेंगे? तब ये मेथड काम में लिया जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे ए बी सी 3 है तो एक को छोड़ के बी और सी को आधिक्य में ले लिया। अब इसकी कोटि निकाल दी किसी भी मेथड से, तो वो n1 पता लग गई हमें। तो अब दोबारा क्या करेंगे, दोबारा ए को भी एक्सेस में ले लेंगे, बी को छोड़ के बाकी सबको एक्सेस में, ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे। अब कोटि ज्ञात कर लेंगे तो वो बी की कोटि ज्ञात हो गई। अब ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे और सी अब कोटि ज्ञात करेंगे तो वो सी की कोटि ज्ञात हो गई। इस तरीके से अपने को n1 n2 और n3 है ना, ये अलग अलग कोटि हमें ज्ञात हो जाएंगी। तो अभिक्रिया की कुल कोटि इन सबके योग के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? वैसे तो dx/dt = k a⁴n1 b⁴n2 c⁴n3 और कुल कोटि इन कोटियों के योग के बराबर हो जाएगी। तो किसी भी एक विधि से या कई विधियों को मिला के अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर दे, तो रिक्वायरमेंट जैसी हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाना है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने पढ़ा छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अर्धायु और औसतायु क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि निर्धारण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अवकलन विधि या प्रारंभिक वेग विधि, समाकलन विधि या हिट एंड ट्रायल विधि, है ना, अर्धायु काल विधि या आंशिक परिवर्तन विधि, और आखिरी है पृथक या मिलगन विधि या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।